तो पहले दर्पण के बारे में जान लेते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कोई कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है जिसे हम काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, फिर जो हमारा निकाय बनता है वो हमारा होता है दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। यह हमारा जो दर्पण बना है यह हमारा होगा अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में, इसके विभिन्न भागों, अंग या इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश किरण टकरा के वापस लौटती हैं, उसके मध्य बिंदु को यानी बीचों बीच के जो बिंदु होगा उसे हम पी कहेंगे अर्थात ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। उसके बाद में आता है वक्रता केंद्र। ये गोला है, अगर ये किसी कांच का खोखला गोला था तो इसके बीच में जो पॉइंट था, केंद्र था, वो हमारा वक्रता केंद्र होगा, वो हमारा वक्रता केंद्र होगा। उसके बाद में वक्रता केंद्र के बाद में मुख अक्ष की बात किया जाता है। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा हमारी मुख अक्ष होती है। तो हमारा ये होगा मुख अक्ष होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा हमारी मुख अक्ष होगी। मुख अक्ष के बाद में हम देखते हैं फोकस। गोलीय दर्पण का फोकस होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वो हमारा फोकस होगा। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कहीं भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से भी अगर मुख अक्ष के समांतर हम कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो हमारा फोकस से होकर जाएगी। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन में टकरा के लौटने वाली। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहेंगे या मुख फोकस कहेंगे। तो ये हमारा मुख फोकस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये गोला क्लियर करने के पश्चात जो एक हमारा इसका केंद्र होता है वो हमारा वक्रता केंद्र होता है, और इधर मुख अक्ष पर और लास्ट में वक्रता केंद्र के बाद में अंतिम में आता है हमारा अनंत। तो इन तीन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। पहला नियम है कि मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर जा रही है, मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर होकर जा रही है तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है। ये हमारा उत्तल दर्पण में जाती है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, वहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये मुख अक्ष है हमारा, ये हमारा पी है ध्रुव। तो अगर यहाँ पर प्रकाश किरण हम समांतर डालेंगे तो ये प्रकाश यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु हमारा फोकस होगा। तो फोकस में पीछे होगा। तो हमारा पहला नियम यही है किरण आरेख खींचने के लिए कि गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। किरण अगर इसको गायब कर दिया जाए इस किरण को, तो ऐसा लग रहा है इस बिंदु से होकर ये किरण आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे भी हम मुख फोकस कहते हैं। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय नियम देखते हैं क्या द्वितीय नियम। द्वितीय नियम है कि हमारा गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर हम प्रकाश किरण को मुख फोकस से डालें तो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो पहले ये नियम का अपोजिट होता है। तृतीय नियम देखते हैं क्या तृतीय नियम। तृतीय नियम है कि हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से डालें, तो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये हमारा तीन नियम है कि प्रकाश किरण को हम तीन प्रकार से डाल सकते हैं। पहला है मुख अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है हम प्रकाश किरण को फोकस से डाल सकते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर होती है।
और तृतीय नियम है कि हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस। देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बढ़ने के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बढ़ना, तो उसकी स्थितियों के बारे में हम देखेंगे और प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति नेचर क्या होता है सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये हमारा अनंत बिंदु है। तो वस्तु सबसे पहले हम रखेंगे अनंत पर। जब हम वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, फोकस तल पर प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक होगा। वस्तु को थोड़ा हम आगे ले जाएंगे तो वस्तु हमारा बनेगा, वस्तु हमारा स्थित होगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब यहाँ हमारा वस्तु स्थित होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस तथा वक्रता के बीच में स्थित होगा। और वस्तु को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे वक्रता केंद्र की ओर। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा, मुख अक्ष के नीचे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। इन दो स्थितियों में वस्तु हमारा छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जब वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अगर इस वस्तु को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और इस स्थिति में हमारा बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा। अगर वस्तु को हम थोड़ा और आगे लेकर जाएं, फोकस पर स्थित कर देंगे, फोकस तल पर स्थित कर दें तो यहाँ पर स्थित प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बिल्कुल अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा। जब वस्तु हमारा फोकस पर स्थित होगा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और इसके बाद में वस्तु को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर स्थित करेंगे इस वस्तु को तो हमें प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा, इसके बजाय ये हमारा दर्पण के पीछे हमें प्राप्त होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और आभासी होगा। तो ये हमारे पास 6 स्थितियां होती हैं। वस्तु रखने की स्थितियां कितनी हमारे पास? वस्तु रखने की स्थितियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्रतिबिंब बनने की स्थितियां भी हमारे पास 6 होती हैं। पहला फोकस पर लिख लेते हैं इसे ए बी से, ए बी सी डी ई और एफ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं छोटे में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनती है, कैसे बनती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब हमें फोकस तल पर प्राप्त होता है। जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होता है तो हमें प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। जब वस्तु हमारा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तब हमें प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर स्थित करते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर होगा, तीसरे स्थिति में वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा। और इससे वक्रता केंद्र के आगे जैसे वस्तु हमारा आगे बढ़ेगा प्रतिबिंब हमें बड़ा प्राप्त होगा। जैसे हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित करेंगे तो प्रतिबिंब हमें अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उसके बाद में वस्तु को जब हम फोकस पर रख देंगे तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। आखिरी स्थिति में जब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां के बारे में भी देखेंगे हम। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में हमारा ये चित्र बना उत्तल दर्पण का, ये हमारा बिंदु ध्रुव है। उत्तल दर्पण का हमारा गोला इधर क्लियर होगा,
तो केंद्र इधर स्थित होगा, फोकस भी इधर स्थित होगा, और इधर दर्पण के आगे हमारे पास केवल एक बिंदु मिलेगा अनंत, और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर केवल वस्तु रखने के लिए दो स्थितियाँ मिलेंगी। एक हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, और दूसरी स्थिति हम अनंत तथा ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। हमारे पास केवल दो स्थिति मिलेगा उत्तल दर्पण में पढ़ने के लिए। तो जब हम वस्तु को अनंत पर स्थित करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब ये फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु हम अनंत पर स्थित करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा और आभासी प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरी स्थिति में जब हम वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित करेंगे तो हमें प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा, वस्तु से आभासी होगा और सीधा होगा। तो हमारे पास केवल दो स्थितियां होती हैं। तो हमारे पास केवल दो स्थितियां होती हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर प्राप्त होता है, तथा वस्तु जब अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित करते हैं तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस तथा ध्रुव के बीच में प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा।